सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप कल के दिनों में घटित जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। साथ ही साथ आपको वन लाइनर के तौर पर पिछले एक सप्ताह का रिवीजन फटाफट अंदाज में कराया जाएगा। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपसे वीडियो पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। देखिए दोस्तों, जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जो लोग समाज में आपसे जलते हैं कि बाप रे बाप ये फलना है, तो आप स्वीकार कर लीजिए, ये मान लीजिए कि आप उनसे बेहतर हैं। वो भी जानते हैं कि हमसे बेहतर फलनावा के लड़का है, हमारा लड़का से अच्छा फलनावा के लड़का है। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया प्रश्न था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर दिया है 96, जो कि 96 यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है, तो 96 स्थान पर है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज के सवाल एक बड़ा ही सुंदर पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या है दोस्तों कि विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कल 1 मार्च का क्वेश्चन सबका दिवस बता रहे थे, इसमें क्वेश्चन को नहीं डाले थे, आज डाले हैं दोस्तों। विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है, इसके साथ ही साथ इसके इतिहास पे भी चर्चा करेंगे, कब से इसकी शुरुआत हुई, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस बार यानी 2025 की इसकी थीम क्या होगी दोस्तों। तो थीम यहाँ देख के तो आप सभी लोग पता लगा लिए होंगे कि 2025 की थीम क्या होने वाली है। तो विश्व समुद्री घास दिवस यह 1 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 1 मार्च को मनाया जाता है क्या, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। अब रही सवाल थीम की, तो इस बार की थीम यानी 2025 की थीम क्या है दोस्तों, हमारा महासागर। क्या, हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, समुद्र के अंदर का जो घास है दोस्तों, इसके संरक्षण कैसा किया, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इन पर 1 मार्च के दिन क्या डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है। लोगों को बताया जाता है, जो शोधकर्ता उनको बताया जाता है कि इसका संरक्षण कैसे हो दोस्तों। अब आते हैं, जानते हैं इसके इतिहास के बारे में, यानी विश्व समुद्री घास दिवस का इतिहास। दोस्तों समुद्री वातावरण में समुद्री घास के संरक्षण पर जोर देने के लिए श्रीलंका द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन एक और बन के आ रहा है कि सबसे पहले इस दिवस को मनाने के लिए किस देश ने लोगों को प्रेरित किया था दोस्तों, तो श्रीलंका द्वारा। किसके द्वारा, श्रीलंका द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे घोषित किया गया था। 23 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 1 मार्च को विश्व समुद्री दिवस के रूप में घोषित किया था। इसे UNG द्वारा सालाना मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को के दिवस के पालन की सुविधा के लिए आमंत्रित भी किया गया है। इस तरह से प्रथम विश्व समुद्री घास दिवस ये 2023 में मनाया गया। कब पारित हुआ, 23 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे 1 मार्च को मनाने की स्वीकृति दी गई। उसके बाद से दोस्तों हर एक साल 1 मार्च को हम लोग विश्व घास संरक्षण दिवस के रूप, विश्व समुद्री घास जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 2023 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। समुद्री घास लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुई थी, जब अधिकांश पौधे भी पानी के नीचे पाए जाते थे। यहाँ से एक प्रश्न और बन के आ रहा है कि जो समुद्री घास है ये कब विकसित हुई थी दोस्तों, तो 100 मिलियन वर्ष पहले ये क्या हुई थी, विकसित हुई थी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। किस राज्य में भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा, तो यहाँ तो फटाफट वन लाइनर देख के आप लोग सटासट आंसर इसका बता दीजिएगा कि त्रिपुरा। ठीक है, सही है, त्रिपुरा इसका करेक्ट होगा, उत्तर होगा। त्रिपुरा की राजधानी की बात की जाए दोस्तों, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मनिक शाह वहाँ के मुख्यमंत्री है, जो कि बीजेपी से आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो लोकसभा के 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। साथ ही साथ बात करें त्रिपुरा विधानसभा में, तो त्रिपुरा विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं दोस्तों, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बात करते हैं यहाँ वन लाइनर के तौर पर, जो त्रिपुरा
राज्य से संबंधित है, यानी त्रिपुरा के बारे में पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया है उन सभी का समावेशन यहाँ वन लाइनर के तौर पर दिया जाता है। आइए देखते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू की गई है। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ, जो कि त्रिपुरा की क्या है, राजधानी है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा दोस्तों भारत का तीसरा सबसे, यानी नीचे से तीसरा सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। अब आइए आते हैं, एक नज़र त्रिपुरा की तरफ डालते हैं दोस्तों। मैप के माध्यम से समझना चाहते हैं। या त्रिपुरा का मैप आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। त्रिपुरा इस एक साइड से बांग्लादेश, असम, मिजोरम और एक साइड से पुनः बांग्लादेश, यानी दो साइड से बात की जाए तो दो साइड से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है और एक साइड से असम और मिजोरम से ये सीमा साझा करती है दोस्तों। अब त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा भारत का एक राज्य है दोस्तों। त्रिपुरा यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बात की जाए इसकी राजधानी की तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उसके बाद इसकी मुख्य भाषाएं बंगाली, त्रिपुरारी भाषा और कोक बोरोक है। त्रिपुरा का आधा से अधिक ज़्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। त्रिपुरा में हैंडलूम बुनाई का मुख्य उद्योग है, यानी बात यहाँ चर्चा किया जाए कि त्रिपुरा का जो मुख्य उद्योग है वो क्या है दोस्तों, तो हैंडलूम है दोस्तों। त्रिपुरा में बंगाली हिंदू लोग जातीय भाषाई में बहुमत में है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी के माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी। 1808 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने जीता था। 1956 में यह भारत गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला। कब दर्जा मिला, तो 21 जनवरी को, कब बताए थे आपको, पढ़ाए थे 21 जनवरी को त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस, 75वां स्थापना दिवस इसने अभी मनाया था दोस्तों। तो इसे राज्य का दर्जा मिला था। त्रिपुरा में कई आतंकवादी संगठन पनप चुके हैं, यानी हाल फिलहाल के दिनों में त्रिपुरा में कई आतंकवादी यानी अलगाववादी उग्रवादी संगठन क्या हुए हैं, पनपे हुए हैं दोस्तों। ये आपका त्रिपुरा का मैप है दोस्तों और ये त्रिपुरा के बारे में फैक्ट है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के ममनूर में दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। तो दोस्तों तेलंगाना से 130 किलोमीटर की दूरी पर ममरूम एक जगह है, वहाँ तेलंगाना राज्य के दूसरे हवाई अड्डे विकसित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा भारत के वायुयान मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, उनके द्वारा किया गया है। कहाँ, तेलंगाना में दोस्तों। अब तेलंगाना की बात हो रही है तो चलिए तेलंगाना के बारे में आपको बताते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तेलंगाना में कितने विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तेलंगाना भारत का कैवा राज्य बना था, कब बना था, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों तेलंगाना स्थापना ये आपको 2014 में 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। उस समय 28 राज्य थे, 29वां राज्य बना था, पुनः 28 राज्य हो गए हैं क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था दोस्तों उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब उसे यूनियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग बांट दिया गया। अब बात करते हैं त्रिपुरा विधानसभा में। तो यहाँ दो सदन है दोस्तों, एक विधानसभा की सदन है, विधान परिषद की सदन है। तो विधानसभा की बात की जाए तो 119 विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं और परिषद की बात की जाए तो 40 सीटें, यानी विधानसभा की कुल सीटें 119 है और परिषद की बात की जाए तो 40 सीटें हैं। राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है। राज्यसभा की सीटों की बात की जाए, राज्यसभा के सीटों की तो 7 है और लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो 17 है दोस्तों। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी है। कौन है, रेवंत रेड्डी है और राज्यपाल श्री विष्णु शर्मा है। और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना
दोस्तों भारत का 29वां राज्य है। और क्षेत्रफल में बात की जाए तो 11वां स्थान पर आता है तेलंगाना। अब आते हैं अगले प्रश्न, अगले तेलंगाना के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि तेलंगाना के आसपास कौन से राज्य हैं दोस्तों। तो तेलंगाना के एक साइड में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। ये आप इंडिया के मैप में इस स्थान को तेलंगाना देख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। यह 2 जून 2014 को बना था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। तेलंगाना शब्द का मतलब होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। क्या होता है तेलंगाना शब्द का अर्थ? तेलुगु भाषियों की भूमि होता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। तेलंगाना के सीमावर्ती राज्य आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना की प्रमुख नदियाँ हैं कृष्णा, गोदावरी, भीमा, मंजीरा, मुसी और पलेरू। तेलंगाना में मुख्यतः दोस्तों चावल की खेती होती है, तंबाकू, आम, कपास और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती है। तेलंगाना में सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। तेलंगाना में कोयले के भंडार है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में गोदावरी नदी बेसिन सिंचाई परियोजना समेत कई बहु राज्य सिंचाई परियोजनाएं हैं। तेलंगाना राज्य का चिन्ह हरे रंग की सीमाओं के साथ 4 मीनार दिखाता है दोस्तों। तो ये तेलंगाना के बारे में ऑनलाइनर है जो आप सभी जानते होइएगा। नहीं जानते होइएगा तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जानते होइएगा तो रिवीजन करते चलिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में युद्ध अभ्यास डेजर्ट हट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों डेजर्ट हट 2025 इसका आयोजन चल रहा है। 5 दिवसीय युद्ध है दोस्तों। ये राजस्थान के जोधपुर में, कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत के तीनों सेनाएं सम्मिलित है। इसमें जल सेना, जल, थल, वायु तीनों सेना इसमें संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही है। किसी समय अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध की स्थिति में अगर तीनों सेनाएं को एक साथ लड़ना पड़े तो आपस में समावेशन कैसे बढ़ पाए, इसके लिए अभ्यास डेजर्ट हट 2025 का आयोजन किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? जोधपुर में किया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? हाल ही में सेना प्रमुख ने उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि विश्व युद्ध इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसमें कितने भारतीय सैनिक हिस्सा ले रहे थे, कितने मरे, कितने घायल हुए और विश्व युद्ध के बाद जो इंडिया की अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, है ना सर। और उसके बाद 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918। अगर आप लोग टीवी देख रहे होइएगा, मोबाइल देख रहे होइएगा तो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच की तीखी बहस को भी सुने हैं सर। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस छिड़ी है। जेलेंस्की दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। युद्ध उसके और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें एक छोटा सा देश कैसे रसिया के नाक में दम कर रखा है। और जेलेंस्की की यानी यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी लचर हो गई है। अमेरिका दौरे पर जेलेंस्की के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की गए थे, वहाँ ट्रंप से मुलाकात हुई और किस तरह से वो बहस किए हैं। कॉपीराइट के चलते वीडियो को नहीं डाला जाता है, बहुत सारे वीडियो को, ठीक है, लेकिन आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं। आँख में आँख डाल के बात किया और वहाँ से वो निकल गए हैं। उसके बाद ट्रंप का भी बहुत सारा बयान आया है कि जेलेंस्की पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं और जेलेंस्की वहाँ मदद के लिए गए थे। माने काफ़ी मज़ेदार किस तरह से, माने हम लोग क्या है कि थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं और सहाय हो जाते हैं तो किसी के सामने लचर जाते हैं। लेकिन युद्ध की तनाव झेलते हुए कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आंख में आंख डाल के हुए बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो है दोस्तों, ज़रूर एक बार देखिएगा सर। देखिए सर,
ठीक है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था दोस्तों। इसमें कुल 8 लाख सैनिक भाग लिए थे, जिसमें से 47,746 सैनिक भारतीय मरे थे, सैनिक भारतीय थे जो कि शहीद हो गए, शहीद हो गए थे। और कुल 64,000 के आसपास सैनिक इसमें क्या हुए थे दोस्तों, घायल हुए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ उस समय इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी लचर हो गई। उस समय अंग्रेजी हुक्मरान का शासक था इंडिया पर दोस्तों। तो अभी सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, तो फ्रांस में दोस्तों। ये सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है और फ्रांस में जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, फ्रांस से ही संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैप आप देख रहे हैं, फ्रांस का मैप है दोस्तों। और यहाँ देखिए 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना है। फ्रांस ने थिएटरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेलेनिक पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है, भारत 83वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीजा की पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ फ्रांस देश बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, यानी उद्घाटन हुआ। तो ये फ्रांस से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों, आपके सामने है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। तो आप तस्वीर देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी है दोस्तों। इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारत में अनाथ बच्चों के लिए, क्या दोस्तों, भारत में अनाथ बच्चों के लिए जो बाल शोषण होता है दोस्तों, छोटे छोटे बड़े बड़े होटलों में छोटे छोटे बच्चों से जो काम कराया जाता है उसके खिलाफ ये लगातार आवाज़ उठा रहे थे दोस्तों। इसके लिए इन्हें 2014 में, कब दोस्तों, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। किन्हें, तो कैलाश सत्यार्थी को। और इनकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। इनकी आत्मकथा में विमोचन के समय भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी क्या थे, उपस्थित थे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 से बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। किस राज्य की सर? यह फैक्ट देखिए, चौधरी, बिहार। कहाँ की? बिहार की। चुनाव न है 2025 में, बिहार विधानसभा का चुनाव न है, तब बजटवा काहे नहीं बढ़ेगा? लाजमी सी बात है कि बजट बढ़ेगा, चारा दिया जाएगा आपको, फिर उसी प्रलोभन में फंसना है। कभी बंसी से मछली फंसाए हैं सर? बंसी से मछली फंसाए हैं, तो बंसी से मछली फंसाने के लिए, पुठिया फंसाने के लिए उसमें आटा दिया जाता है, और गरई फंसाने के लिए उसमें चारा दिया जाता है। पुठिया फंसाने के लिए आटा दिया जाता है, गरई फंसाने के लिए चारा दिया जाता है। और चाड़वा को ऐसे करके बंसिया को पानी में चुभकाया जाता है, चुभ 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 चुभ। अब मछलियाँ क्या हो जाती है, लालच में पड़ जाती है। ये वहाँ कथी है, भोजन है। आज जैसे पकड़ते पक सीना पे खींच लेता है, सट सीना। हम फंसाए हैं, देखे हैं, वह बिहार सरकार का ही बजट है, ठीक। ये हम लोग को बड़का चाड़ा डाला है, हम लोग क्या होंगे, सब में फंस जाएंगे। फिर चुनाव बीत जाएगा, फिर सब सूत रहेगा। कोई बिहार के लिए विकास का काम नहीं होने वाला है, कोई काम नहीं होगा। आइए, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों 3.5 गुना बढ़कर 2.47 लाख करोड़ रुपया, यानी 2011-12 से 8.5 लाख करोड़ यानी 2023 हो गई है। बिहार ने 2011 से 24 के दौरान उत्तर प्रदेश से और कर्नाटक के बाद परिवहन और संचार के क्षेत्र में तीसरा सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया में हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों? इथोपिया में। उत्तरी इथोपिया में स्थित माउंट फेंटल, यहाँ एक वो होगा, माउंट फेंटल ने विशाल मीथेन प्लम छोड़ा, जिससे वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया और जलवायु संबंधित क्या हो गई है, चिंताएं बढ़ गई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रहों ने सबसे पहले उत्सर्जन का पता लगाया, बाद में GHSAT द्वारा पुष्टि की गई, जिसमें 31 जनवरी
से 58 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित होने की सूचना दी गई है। कितने मीथेन कितना हानिकारक गैस होता है सर? बहुत हानिकारक होता है। साइंस के टीचर है, बता सकते हैं मीथेन के बारे में? मीथेन एक ज्वलनशील है। जो आप खाना बनाते हैं आपके गैस सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है दोस्तों। उसके बाद जो गोबर गैस बनता है, गोबर गैस बनता है, जो सेप्टिक टैंकी का ढलाई होता है, और बहुत बार आप लोग पेपर में सुने होंगे, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे पेपर के माध्यम से, पेपर के कटिंग के माध्यम से, कि टंकी में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, 3 मजदूरों की मौत हो गई। सुने? तो किस गैस के कारण? मीथेन गैस के कारण। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, मीथेन। ये एल्केन ग्रुप का होता है दोस्तों, मीथेन। अब मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जलवायु गतिशीलता और स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। और इतना 58 मिलियन मीट्रिक टन मीथेन उत्सर्जित हुआ है। कब से दोस्तों? 31 जनवरी से। कहाँ हुआ है? इथोपिया में हुआ है, और यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो दोस्तों 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के नोएडा में हुआ है। हालांकि नोएडा पड़ता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन फिर भी ये सब दिल्ली के सटे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है नई दिल्ली। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका पिछले सप्ताह का रिवीजन। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं, काफ़ी कम समय लेंगे। ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है दोस्तों। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है दोस्तों। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल क्या है? शीर्ष पर रहा है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ क्या किया? समझौता किया है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। उसके बाद बात की जाए, राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फायर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। ये क्या है दोस्तों? अनुवादक की सुविधा। तो उत्तर प्रदेश में जो भी स्थानीय विधायक है, माने जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में वो अपनी बात को रख सकते हैं। अगर कोई भोजपुरी बोलता है तो भोजपुरी में, मगही बोलता है तो मगही में, मैथिली बोलता है तो मैथिली में, यानी वहाँ के जो लोकल भाषा है उसमें बात कर सकते हैं। उसके लिए एक अनुवादक, उत्तर भारत का पहला ऐसा विधानसभा बना है कि वहाँ अनुवादक की व्यवस्था की गई है दोस्तों। भारत अगले 5 साल श्रीलंका को 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। मेजर जनरल इयाल समीर इजराइल के रक्षा बल के प्रमुख नए नियुक्त हुए हैं दोस्तों। अब आते हैं एक पेज में और है दोस्तों, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार संभाला है। राजस्थान पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किए हैं। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लागू हुआ है। डैन बोगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। SBI कार्ड्स ने सलीला पांडे को MD और CEO नियुक्त किया है। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। झारखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रल हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। और असम के झुमोहर विंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है दोस्तों। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज के सवाल का पहला क्वेश्चन, आज का सवाल है दोस्तों कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ ये थंबनेल फरवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स रिवीजन का है दोस्तों, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया। टच कीजिए, लिंक के माध्यम से जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।